Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. So before we proceed, there is an announcement. देखिए, चूँकि अभी बिहू चल रहा है और इंडिया के बाकी सारे जगहों पे मकर संक्रांति का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, इस कारण से आज के दिन और कल के दिन, जो आने वाला कल है, यानी कि 14 जनवरी और 15 जनवरी को आसाम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ। और लेकिन आज चूँकि इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पब्लिश हुए थे, इस कारण से मैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स लाइक इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। लेकिन आज भी आसाम ट्रिब्यून तो आया नहीं है, लेकिन कल के दिन इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं आएगा, एंड दैट इज़ वाई देयर विल बी नो न्यूज़पेपर एनालिसिस टुमारो। चूँकि इंडियन एक्सप्रेस के ऑफिस में भी आज छुट्टी होगी बिकॉज ऑफ मकर संक्रांति, एंड दैट इज़ वाई दे वॉन्ट बी पब्लिशिंग न्यूज़पेपर टुमारो। सो फिर हम लोग कल न्यूज़पेपर एनालिसिस भी नहीं करेंगे। कल मतलब सैटरडे 15 जनवरी को वी वॉन्ट हैव एनी न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन। एनीवे संडे को मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस वैसे भी नहीं करता हूँ, तो संडे को अगर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है जो अखबारों में आता है तो उन सबको हम लोग फिर मंडे को कवर करेंगे, एंड दिस इज़ हाउ वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट ऑन द कमिंग मंडे। तो आज के बाद कल और परसों हमारी मुलाकात नहीं होगी, वी विल मीट ऑन मंडे। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। The first article is taken from editorial segment. It is about India State of Forest Report 2021, and this topic is important from our syllabus paper for environment point of view. So देखिए, ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, विच वर्क्स अंडर ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि दिस रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड ओवरऑल ब्रॉट इनटू पब्लिक बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये एक बाई एनियल रिपोर्ट है, मतलब हर 2 साल पे एक बार लाया जाता है। द फर्स्ट सर्वे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1987 और हाल फिलहाल में 17th फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसका नाम होगा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022। तो हर 2 साल पे किया जाता है। तो 2019 में आखिरी बार लाया गया था, दैट वाज 16th एडिशन of India State Forest Report, and now 17th edition, that is India State Forest Report of 2021 has been published. तो देखिए, देखते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ओवरऑल फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिनकी कैनोपी 70% से ज़्यादा है। कैनोपी का मतलब होता है कि अगर आप 1 हेक्टेयर एरिया लेते हैं और अगर आप उसका एरियल व्यू देखते हैं, यानी कि ऊपर से देखते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह से, तो कम से कम 70% लैंड अगर ना दिखे बिकॉज ऑफ ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर, तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं हैविंग कैनोपी डेंसिटी मोर देन 70%। और जैसे जिस एरियाज़ की कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा होती है उसको हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट में कैटेगराइज करते हैं। फिर होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जिसकी कैनोपी डेंसिटी होती है 40 to 70%। फिर होता है ओपन फॉरेस्ट, जिसकी कैनोपी डेंसिटी होती है फ्रॉम 10 to 40%। उसके अलावा होते हैं स्क्रब्स, जिनकी कैनोपी डेंसिटी 10% से कम होती है। स्क्रब्स की भी काउंटिंग की जाती है, बट दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज फॉरेस्ट इन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब अगर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के इंपॉर्टेंट फिगर्स को देखा जाए तो यू विल गेट टू नो कि ओवरऑल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 21.67% इन 2019 to 21.71% in 2021। तो मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। अगर आप पिछले 5 फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट्स को देखें तो हर फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में थोड़ा बहुत मार्जिनली परसेंटेज वाइज हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। फॉर एग्जांपल 2011 में फॉरेस्ट कवर वाज 21.05%, फिर 2013 में 21.23, 2015 में 21.34, देन 2017 में 21.54 एंड देन 2019 में 21.67, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उससे एकदम माइन्यूटली बढ़ाते हुए इस बार 2021 में हमारा फॉरेस्ट कवर हो गया 21.71। लेकिन जो हमारा टारगेट है अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, उससे हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं, एंड द टारगेट इज़ टू इंक्रीज आवर फॉरेस्ट कवर अप टू 33.33% ऑफ द ओवरऑल जोग्राफिकल एरिया, जो अभी भी काफ़ी दूर है। अगर एब्सोल्यूट सेंस में बात की जाए तो फॉरेस्ट एरिया इज़ अबाउट सम वेयर 7,13,700 819
9 स्क्वायर किलोमीटर। ये फिगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये परसेंटेज याद कीजिए। इतना आपको ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट कवर मार्जिनली बढ़ा है, लगभग 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, विच इन परसेंटेज इज हार्डली 0.04%। लेकिन देखिए, एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। तो अलग अलग छोटे छोटे ट्रीज भी तो होते हैं अलग अलग जगहों पे, आइसोलेटेड ट्री भी तो होते हैं। तो दूसरा होता है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो अगर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को ले लिया जाए हमारे देश में, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज 24.62%। सिर्फ फॉरेस्ट है 21.71 एंड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है 24.62%। वहीं अगर मैनग्रोव कवर की बात की जाए तो मैनग्रोव्स का भी ओवरऑल एरिया थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, हार्डली 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। इट इज़ 4992 स्क्वायर किलोमीटर। इतना याद रखना है कि मैनग्रोव का भी ओवरऑल एरिया मार्जिनली इंक्रीज हुआ है इन इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 एज कम्पेयर टू इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019। अब अगर स्टेट वाइज परफॉर्मेंस देखा जाए, किन किन स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इट इज़ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, they have performed better. For example, the states that have registered highest gain are Andhra Pradesh having 647 square kilometer, followed by Telangana 632 square kilometer, then Odisha 537 square kilometer. तो लेकिन अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो तेलंगाना आगे निकल जाता है, क्योंकि ओवरऑल तेलंगाना का एरिया कम है ना। तो तेलंगाना का एरिया कम होने के कारण परसेंटेज वाइज तेलंगाना हैज रजिस्टर्ड इंक्रीज ऑफ 3.07%, जबकि आंध्र प्रदेश हैज रजिस्टर्ड इंक्रीज ऑफ 2.22%, while उड़ीसा हैज रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 1.04%। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात की जाए तो सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में थोड़े बहुत फॉरेस्ट कवर का लॉस हुआ है। मेट भी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ऑल ऑफ देम हैव सोन लॉस इन फॉरेस्ट कवर। अगर एब्सोल्यूट सेंस में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 257 स्क्वायर किलोमीटर का लॉस, फिर मणिपुर में 249, लाइक दैट। इवन आसाम के अंदर भी फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ है ऑफ 66 स्क्वायर किलोमीटर। ये सब कुछ हम लोग बात कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019। तो 2019 के तुलना में इन स्टेट्स में इंक्रीमेंट देखा गया है, इन स्टेट्स में डिक्लाइन देखा गया है। तो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में डिक्लाइन देखा गया है। उसमें भी अगर एब्सोल्यूट सेंस में बात की जाए तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, 257 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्लाइन देखा गया है। अगर इन जनरल देखा जाए हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में है, तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर है। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे इंक्रीज या डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू 2019। अब अगर हम लोग हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर देखा जाए एरिया वाइज, तो सबसे ज़्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए, मतलब जितना किसी स्टेट का एरिया है उसका कितना परसेंट फॉरेस्ट से ढका हुआ है, तो परसेंटेज वाइज में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मिजोरम के अंदर। इट हैज़ समवेयर अबाउट 84% ऑफ फॉरेस्ट कवर, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय। अब जरा देखते हैं क्यों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा जा रहा है। पिछला फॉरेस्ट सर्वे भी अगर आपको याद हो 2019 वाला, तो उसमें भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन पाया गया था विथ रिस्पेक्ट टू 2017। तो पॉसिबल रीजंस बिहाइंड फॉरेस्ट कवर लॉस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पहली तो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इज नाउ पिकिंग अप इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव बीन जनरली बैकवर्ड एज फार एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ कंसर्न, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज़ कंसर्न। उसके पीछे इंसर्जेंसी एक कारण रहा है, पॉलिटिकल इंडिफरेंस भी कारण रहा है, तो कई कारण रहे हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुए। लेकिन पिछले 10 सालों में बहुत हद तक पीस एंड स्टेबिलिटी आई है, इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम को बहुत हद तक काउंटर किया गया, और इस कारण से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। और इसी कारण से लगातार अब नॉर्थ ईस्टर्न के फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है ताकि नए नए प्रोजेक्ट्स लगाए जाए। आप देखिए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी भी भले हमारे अंदर डिक्लाइन हुआ हो फॉरेस्ट का, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे ओवरऑल फॉरेस्ट कवर काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव जस्ट 7.98% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंटायर इंडिया, बट वी हैव 23.75% फॉरेस्ट कवर ऑफ इंटायर इंडिया। तो अभी भी हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, लेकिन अब चूँकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फॉर दैट वी आर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड दैट इज़ वाई फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन। उसके अलावा नेचुरल कैलामिटीज़ भी हैं,
रीजन बिहाइंड डिक्लाइन इन फॉरेस्ट, फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड्स या हेवी रेन्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में खासकर हिली एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, जिस कारण से फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर यानी कि मैन मेड फैक्टर्स लाइक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रैक्टिस होता है। एक जगह हम लोग स्लैश एंड बर्न करते हैं इस फॉरेस्ट को, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, फिर वहाँ की जब फॉरेस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो कहीं और जाते हैं। तो ये सब ट्राइबल एक्टिविटीज, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, तो झूम कल्टिवेशन भी कहते हैं, इट इज़ स्टिल बीइंग फॉलोड इन सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हाईवे डैम प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर बीइंग कट डाउन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ कोर्स, एंड दैट इज़ वाई फॉरेस्ट कवर हमारे स्टेट्स में धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके अलावा मैनेजमेंट इशूज़ भी हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। देखिए, बाकी इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे फॉरेस्ट को मैनेज करने की जिम्मेदारी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो इस कारण से अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ड्यूअल अकाउंटेबिलिटी है या ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरफ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, दूसरे तरफ कुछ कुछ ऑटोनोमस काउंसिल रीजन्स हैं जहाँ पे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के कम्युनिटी को है। इस कारण से बिकॉज ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या टू अथॉरिटीज़ taking care of forest conservation, स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड ऑटोनोमस काउंसिल, कहीं ना कहीं कंजर्वेशन के एक्टिविटीज़ में एक तरह का सिंक नहीं बैठ पा रहा है और इस कारण से फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है। बोथ ऑफ देम आर ब्लेमिंग ईच अदर फॉर फॉरेस्ट डिक्लाइन। अगर ओवरऑल बात की जाए, ये मोटा मोटा डाटा है, क्या पता कई बार APSC PT में पूछ ले, जैसे इस बार पूछ लिया कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री है या फिर सबसे लार्जेस्ट आर्कीपेलागो क्या है, तो इस तरीके से हो सकता है APSC PT में पूछ ले। मेंस UPSC में तो नहीं पूछता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया के कौन से 10 ऐसे बड़े देश हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल रसिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, फॉलोड बाय ब्राज़ील, तीसरे नंबर पे कनाडा, चौथे पे है US। उसके अलावा आपको याद रखना चाहिए इंडिया भी 9th नंबर पे है। इंडिया से हैज़ अ जॉइंट पोजीशन अलॉन्ग विद पेरू। तो इंडिया और पेरू लगभग 9 नंबर पे साथ ही आते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग सिमिलर फॉरेस्ट कवर। तो 9 या 10 नंबर पे आप इंडिया को मान सकते हैं। पहले नंबर पे तो रसिया है ओवरऑल फॉरेस्ट कवर की अगर बात की जाए तो। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about demilitarization of Siachen and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें एक बार ब्रीफली सिमला अग्रीमेंट को याद करना होगा। देखिए, सिमला अग्रीमेंट में जो हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में साइन किया गया था 1972 में, दैट आई होप यू रिमेंबर वाज साइंड आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर इन दिसंबर 1971, जिसमें हमने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश डिक्लेयर करा दिया था। और उसके बाद सिमला अग्रीमेंट के अंदर हमने पाकिस्तान, जो उस टाइम का वेस्ट पाकिस्तान था, वो बस वही पार्ट पाकिस्तान रह गया, उसको हमने मनवाया इन सिमला अग्रीमेंट कि ईस्ट पाकिस्तान इज़ नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश। तो ये था मेन मुद्दा सिमला अग्रीमेंट का। और सिमला अग्रीमेंट में हमारे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और सिमला अग्रीमेंट में 4 इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स किए गए, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई। पहली बात कि एनी आउटस्टैंडिंग इशूज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी नाउ रिजॉल्व थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। तो इंडिया ने 1948 में मामले को इंटरनेशनलाइज करके, कश्मीर मामले को इंटरनेशनलाइज करके अपनी गलती को एहसास किया कि भाई अगर मामला इंटरनेशनलाइज होता है तो पॉलिटिसाइज भी हो जाता है, दुनिया के अलग अलग देशों को मौका मिल जाता है हमारे आपस के मामले में बोलने का। और इस कारण से सिमला एग्रीमेंट में हमने पाकिस्तान के साथ ये एग्री कराया कि आगे से कोई भी मुद्दा होगा तो वो हम लोग आपस में बायलैटरल लेवल पे रिजॉल्व करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान से हमने ये भी एग्री कराया कि देयर विल बी डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू बांग्लादेश, यानी कि पाकिस्तान आइडेंटिफाई करेगा कि नाउ ईस्ट पाकिस्तान इज ऑफिशियली एन इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश। उसके अलावा जो हमने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़ लिए थे पाकिस्तान के ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, उसको हमने रिलीज़ करने का फैसला किया। दैट रिलीज वाज अनकंडीशनल रिलीज। उसके अलावा हमने जो सीज़ फायर लाइन थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के अंदर, उसको फैसला किया कि अब द सीज़ फायर लाइन विल बी नाउ नोन एज लाइन ऑफ कंट्रोल। तो देखिए, सीज़ फायर लाइन का मतलब होता है कि लड़ाई अभी चल रही है बट इट हैज़ बिन टेम्पररीली स्टॉप्ड। तो आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में पहली लड़ाई 1947 में स्टार्ट हो गई थी, जब पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो इस POK वाले एरिया में घुस आए थे। फिर इंडियन सोल्जर्स वेंट इन दिस एरिया, दे स्टॉप्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स हियर इटसेल्फ।
जिसको आज हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसको शिमला एग्रीमेंट तक सीज़ फायर लाइन कहा जाता था। हमने उसको यहाँ रोका, फिर वी टुक द मैटर टू यूनाइटेड नेशन। हमें लगा कि वहाँ पे इस मामले को पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया जाए, लेकिन वहाँ पे इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर दिया गया। दिस मैटर रिमेन्ड अनरिजॉल्व टिल 1971 और फिर हमने 1972 शिमला एग्रीमेंट में कहा कि सीज़ फायर लाइन को आज से हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल कहेंगे। मतलब लड़ाई हमारे बीच में ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है, यानी कि जो पहली लड़ाई थी 1947 की, उसको हमने टेम्पोरली स्टॉप किया था 1948 में, और इस लाइन को सीज़ फायर लाइन डिक्लेयर कर दिया था कि भाई जो जहाँ है वही रहे, एंड नाउ वी विल नेगोशिएट। लेकिन 1972 में शिमला एग्रीमेंट के बाद हमने कहा कि ये सीज़ फायर लाइन नहीं होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल होगा, मीन्स द वॉर इज़ ओवर। Ceasefire lines means war is temporarily over, line of control means war is permanently over. But now we will resolve this matter through peaceful negotiation. तो मामला ये है, बस मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि 1972 शिमला एग्रीमेंट में हमने फैसला लिया कि सीज फायर लाइन को हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल कहेंगे, LOC। और फिर स्टार्ट हुआ द प्रोसेस ऑफ डिमार्केशन ऑफ LOC कि चलिए अब LOC को एक बार फिर से डिमार्केट किया जाए, वहाँ पे एक बाउंड्री मार्क की जाए और फिर आगे नेगोशिएट करके POK के बारे में फैसला लिया जाएगा। तो नवंबर और दिसंबर के महीने में लगभग 1972 इंडिया और पाकिस्तान के डेलीगेट्स यहाँ सुचेतगढ़ में मिले, यहाँ पे सुचेतगढ़ में मिले और यहाँ से फिर LOC को डिमार्केट करने का काम शुरू हुआ। और LOC को हम लोग डिमार्केट करते हुए गए, एक एक पॉइंट बनाते हुए उसको नंबर देते हुए हम लोग गए। LOC को डिमार्केट करते हुए हम पहुँचे यहाँ तक और इस पॉइंट को हमने डिमार्केट किया NJ 9842 और यहाँ से लगभग 60 से 70 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस होगा, लगभग ये डिस्टेंस जो हमें चाइना बॉर्डर से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा लगभग 70 किलोमीटर के आसपास का, इसकी डिमार्केशन हमने नहीं की। कंसीडरिंग कि हम चाहते थे, हमने लिखा कि भाई इसके आगे तो ग्लेशियर हैं, ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर्स में फिर क्या डिमार्केशन करना, उनको क्लाइंब करना भी डिफ़िकल्ट है। तो हमने अपने इस डिमार्केशन को ऑफ LOC में साफ साफ लिख दिया कि देंस ऑनवर्ड, यानी कि आफ्टर NJ 9842 द LOC मूव्स इनटू ग्लेशियर्स। मुद्दा यह है कि हमने 9842 के बाद लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक का डिस्टेंस छोड़ दिया अप टू चाइना बाउंड्री, जिसको हमने डिमार्केट नहीं किया इन LOC। उसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने एक मैप निकाल दी, जो मैप US ने आइडेंटिफाई भी कर लिया। उस मैप के हिसाब से ये लाइन सीधा सीधा ऐसे जाकर के मिला देता है पाकिस्तान और जाकर के चाइना वाला जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे जाकर के मिला देता है पाकिस्तान और कहता है कि ये है LOC इस लाइन को। तो नेचुरली इंडिया विल नॉट लाइक इट। इंडिया ने ऑब्जेक्शन भी रेज किया कि भाई तुमने कैसे यहाँ से ये लाइन सीधा ऐसे जाकर के मिला दिया, जबकि हमने तो साफ साफ लिखा है कि आफ्टर NJ 9842 द LOC मूव्स इनटू सियाचिन ग्लेशियर। मतलब ग्लेशियर किसका होगा इसको अभी तक हमने डिमार्केट नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान ने डिमार्केट करके इस तरह की मैप बना करके और ये रिलीज कर दिया और US ने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो इंडिया ने इसको ऑब्जेक्शन रेज किया और फिर दोनों ही देशों के बीच में एक तरह का टेंशन का माहौल बनना शुरू हो गया फॉर दिस सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि ये लाइन होना चाहिए, इंडिया कह रहा है कि नहीं ये लाइन होना चाहिए। और उसके बाद इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ को एक बात की खबर लगी कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को मिलिटराइज करने की प्लानिंग कर रहा है, यानी कि अपने आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पे परमानेंट स्टेशन करने की प्लानिंग कर रहा है। और उसका नाम भी था उस ऑपरेशन का, पाकिस्तान जिस ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा था उसका नाम था ऑपरेशन अबाबील। तो जैसे ही इंडियन फोर्सेस को ये बात पता चली थ्रू रॉ कि भाई पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को मिलिटराइज करने की प्लानिंग कर रहा है, तो हमने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत और रॉ ने यहाँ पे ISI से जो इन्फॉर्मेशन निकाले उसका हमारा एडवांटेज हुआ। ISI को बीट किया हमने। ISI को नहीं पता चला कि उनका जो ये प्लान है ऑपरेशन अबाबील वो लीक हो चुका है, एंड हमारे रॉ ने ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया कि ऑपरेशन अबाबील इज़ बीइंग लॉन्च्ड। और फिर ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया 1984 में। और इसके पहले कि पाकिस्तान
ऑपरेशन अबाबिल लॉन्च करके सियाचिन ग्लेशियर को मिलिटराइज कर पाता, हमने सियाचिन ग्लेशियर को अक्वायर कर लिया और हमारे स्ट्रैटेजिक फोर्सेस को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए। इंडिया ने क्यों मिलिटराइज किया सियाचिन ग्लेशियर को, वो भी ज़रा समझिए। देखिए सियाचिन ग्लेशियर आपको सुन करके लगेगा कि ग्लेशियर ही तो है, इसकी क्या इतनी इंपॉर्टेंस हो सकती है, इसको क्यों मिलिटराइज करने की ज़रूरत थी, लेकिन इसका काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। देखिए ये जो आप इस साइड में देख रहे हैं ये है साखाज़म वैली, काफ़ी वैली या डीप एरिया है, ठीक है। और ये एरिया जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया है। पीओके वाला एरिया, इतना पार्ट पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया, लेकिन है ये वैली एरिया। अब मतलब मुद्दा ये है कि चाइना यहाँ तक घुस चुका है। ये साखाज़म वैली चाइना को बिलोंग करता है, इधर पाकिस्तान है ही। अगर ये दोनों ही देशों को सियाचिन ग्लेशियर पे जो हाइट पे वाला एरिया है यहाँ पे अगर उनको एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है तो फिर उनको सीधा एक्सेसिबिलिटी मिल सकती है ऑफ द नेशनल हाईवे नंबर 1A जो जम्मू को कश्मीर से और आगे लद्दाख से कनेक्ट करता है। तो ये लोग यहाँ से भी फायरिंग करके इस हाईवे को तोड़ सकते हैं जो इंडिया की ओवरऑल कनेक्टिविटी टू लद्दाख को ब्रेक कर सकता है। तो मुद्दा ये है कि सियाचिन ग्लेशियर हैज ए स्ट्रैटेजिक लोकेशन। अगर यहाँ पे इस वैली तक तो चाइना है ही, इधर पाकिस्तान है ही, अगर यहाँ पे ये पाकिस्तानी आर्मी या चाइनीज़ आर्मी आ गई, इस्टेब्लिश हो गई, तो इंडिया का ये जो इम्पॉर्टेंट हाईवे है, हाईवे नंबर 1A जो कनेक्ट करता है लद्दाख वाले रीजन को जम्मू से और कश्मीर से, वो हमेशा के लिए थ्रेट में आ जाएगा बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी एंड चाइनीज सोल्जर्स स्टेशन्ड हियर। एंड दैट इज़ हाउ दिस सियाचिन ग्लेशियर बिकम्स ए स्ट्रैटेजिक लोकेशन because of its nearness to Sargassum Valley and Gilgit-Baltistan region of Pakistan, and that is why India never wanted this glacier to be militarized by Pakistani और Chinese। और इसके पहले के ऑपरेशन अबाबिल वो कर पाते पाकिस्तानी, हमने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करके पूरे एरिया को मिलिटराइज कर दिया। आपको पता है वैसे भी सखाज़म वैली से यहाँ से एक चाइना की रोडवे गुजरती है विच इज़ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इस रोडवे का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर को हमने अक्वायर तो कर लिया, अब पाकिस्तान चाहता था कुछ ये लाइन NJ 9842 के बाद सीधा ये लाइन चाहता था एज लाइन ऑफ कंट्रोल। हमने सियाचिन ग्लेशियर को अक्वायर करके ये लाइन को बना दिया है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हमने नाम दिया है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन, कि भाई हम यहाँ पे अब स्टेशन हैं, अब जो करना है कर लो, दिस इज़ द ग्राउंड पोजीशनिंग। तो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन इसको नाम दिया गया। तो यहाँ से यहाँ तक के एरिया को कहा जाता है LOC, ये जो रेड डॉटेड है ये जो है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन, और ये तो आपको पता ही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो आपको याद होगा APSC प्रीलिम्स में पूछा भी गया है इस बार। लेकिन अब हमने सियाचिन ग्लेशियर को अक्वायर तो कर लिया है, वहाँ पे अपने सोल्जर्स इस्टेब्लिश तो कर दिए हैं, बट सियाचिन इज़ क्वाइट इनहॉस्पिटेबल। इतनी हाइट है इसकी कि यहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी कम है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी हवा के अंदर काफ़ी कम है, जिस कारण से हमारे सोल्जर्स को यहाँ पे रहने में काफ़ी तकलीफ होती है। दे हैव टू फेस हाइपोथर्मिया, मीन्स वेरी लो टेम्परेचर के कारण बॉडी के अंदर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। बहुत सारे सोल्जर्स को हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं, सम ऑफ देम हैव डाइड ऑल्सो वाइल सर्विंग द नेशन इन सियाचिन ग्लेशियर। मुद्दा यह है कि द कंडीशंस आर वेरी हार्श, और इंडियन आर्मी को हर साल बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं सियाचिन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। और इसी कारण से आर्मी डे से लगभग 1-2 दिनों पहले, जैसे कि 15 जनवरी को हमारे देश में आर्मी डे मनाया जाता है, यानी कि कल का दिन होगा आर्मी डे। तो आर्मी डे के अवसर पे ही लगभग 1-2 दिनों पहले रिपोर्टर्स के साथ बातचीत करते हुए हमारे आर्मी जनरल मनोज नरवणे साहब ने कहा कि इंडिया में थिंक ऑफ डीमिलिटराइजिंग सियाचिन ग्लेशियर, हम लोग सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज करने का सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि पाकिस्तान हैज़ टू एक्सेप्ट दिस एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन, कि ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन इज़ LOC एंड दिस इंटायर सियाचिन ग्लेशियर बिलोंग्स टू इंडिया। ये पाकिस्तान जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज नहीं करेंगे। ये पॉइंट भी याद रखना, ये पॉइंट एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन जहाँ जा कर के साखाज़म वैली से मिलती है, जो टॉप मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं इंदिरा कोल, इस साइड में कहीं पे काराकोरम पास। तो ये सब पॉइंट्स इस बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से।
इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट. इट इज अबाउट न्यू इसरो चीफ. मुझे लगता है कि आपसे एटमैक्स प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. वैसे इस आर्टिकल की मदद से मैं आपको गगनयान मिशन के बारे में बताऊंगा जो आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट में पेपर 4 में भी पूछा जा सकता है. तो न्यूज़ काफ़ी छोटा सा है कि एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इसरो. तो यूपीएससी प्रीलिम्स में तो नहीं, लेकिन एपीएससी प्रीलिम्स में आप ये इनका नाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा इसी आर्टिकल में ये भी लिखा है, द हिंदू का इसका आर्टिकल में, कि एस सोमनाथ साहब को अपॉइंट करने के पीछे इम्पॉर्टेंट कारण रहा है कि इंडिया काफ़ी क्रिटिकल प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है अगले साल, जिसका नाम है गगनयान प्रोजेक्ट. और गगनयान प्रोजेक्ट के कारण ही स्पेशली एस सोमनाथ साहब को अपॉइंट किया गया है ताकि उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करा सकें. ही हैज़ एन एक्सपर्टाइज इन सच प्रोजेक्ट्स. तो गगनयान मिशन के बारे में समझ लेते हैं. 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अनाउंस किया था कि इंडिया विल बी लॉन्चिंग गगनयान मिशन बाय 2022. दैट विल बी इन द ईयर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ 75th ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, जिसको हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी नाम दे रहे हैं. तो 2022 में कैसा है कि हमने गगनयान मिशन लॉन्च करना था अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट. लेकिन ये गगनयान मिशन लगभग 1 साल डिले हो गया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. गगनयान मिशन में होगा क्या? वी विल बी सेंडिंग आवर एस्ट्रोनॉट्स टू द स्पेस इन एन ऑर्बिटल मॉड्यूल. तो एक इस तरह का एक स्पेस मॉड्यूल होगा, एक स्फेरिकल मॉड्यूल होगा जिसके अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भेजे जाएंगे एट ए हाइट ऑफ अबाउट 300 to 400 किलोमीटर. और वो स्पेस में लगभग 5 से 7 दिन तक अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के बाद वापस अर्थ सरफेस पे लौट करके आएंगे. यही है इस और गगनयान मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव. तो इट विल बी हाईली कॉम्प्लिकेटेड मिशन और इसमें GSLV Mach 3 लॉन्च रॉकेट लॉन्च का इस्तेमाल किया जाएगा, विच इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रॉकेट लॉन्च दैट इंडिया हैज़ सो फार. The next article is taken from culture segment. It is about Makar Sankranti and this topic is important from our syllabus paper to culture point of view. तो देखिए, मकर संक्रांति आपको पता है आज के दिन पूरे देश में मनाया जा रहा है. कल से ही हमारे स्टेट आसाम में बिहू शुरू हो गया है. आज मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जा रहा है. 14 जनवरी को या उससे एक आधा दिन पहले या बाद में मकर संक्रांति मनाई जाती है. देश के अलग अलग कोनों में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, इसलिए आपको वो नाम एक बार ध्यान रखना चाहिए. असम के अंदर तो इसको माघ बिहू कहते हैं, वो तो आप सब जानते हैं. लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर इसको मकर संक्रांति या खिचड़ी भी कहते हैं, खिचड़ी. उसके अलावा पंजाब वाले एरिया में लोरी कहते हैं, गुजरात राजस्थान में इसको उत्तरायण कहते हैं और तमिलनाडु के अंदर इसको पोंगल कहते हैं. कम से कम इतना नाम याद रखिए, बाकी सब याद मत रखिए, लेकिन इतना याद रखिए कि उत्तरायण इन गुजरात राजस्थान, लोरी इन पंजाब, ये तो आपको पता ही होगा, फिल्मों के गाने वगैरह देखते रहते होंगे. तो खिचड़ी इन बिहार उत्तर प्रदेश एंड बिहू इन असम एंड पोंगल इन तमिलनाडु. अब ये 14 जनवरी का सिग्निफिकेंस क्या है? आखिर 14 जनवरी को ही ऐसा क्या होता है कि हम लोग इस पूरे देश भर में इसको एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल की तरह मनाते हैं? ऑफ कोर्स ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है हमारे स्टेट आसाम में कि कटाई का सीजन है. लेकिन उसके अलावा इसका एक और सिग्निफिकेंस है. देखिए, आपको पता है ये अर्थ के 4 इंपॉर्टेंट लोकेशंस व्हेन इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो 21 दिसंबर को होता है विंटर सोलिसिटाइस. विंटर सोलिसिटाइस मीन्स कि व्हेन सन रेज आर डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. मतलब नॉर्थ इंडिया में या पूरे नॉर्थ हेमिस्फेयर में इट इज़ द टाइम व्हेन वी हैव शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट. तो 21 दिसंबर होता है विंटर सोलिसिटिस, शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड लॉन्गेस्ट नाइट. यानी कि सबसे सर्दी वाला टाइम लगभग 21 दिसंबर का होता है. तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे दिन लंबे होने लगेंगे, रातें छोटी होने लगेंगी और जब 21 मार्च को हम लोग पहुँचेंगे तो दिन और रात का लेंथ बराबर हो जाएगा. तो मुद्दा यह है कि जब 21 दिसंबर से 21 मार्च के बीच में हम कहीं इस जगह पे होते हैं 14 जनवरी को, जिसको हम लोग मकर संक्रांति या बिहू नाम से मनाते हैं. तो 14 जनवरी या 13 जनवरी वो टाइम होता है जिस टाइम में ये पूरा का पूरा महीना ख़त्म हो जाता है. ये मंथ जिसमें ये विंटर सोलिसिटाइस पड़ता है, ये मंथ ख़त्म हो जाता है. तो ये मंथ ख़त्म होने का मतलब ये है कि अब अगला महीना जो है वो गर्मी का महीना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है. तो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ सन्स ट्रांजिशन इनटू मकर, मार्किंग द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द विंटर सोलिसिटाइज. तो विंटर सोलिसिटाइज डे तो 21 दिसंबर है, लेकिन 14 जनवरी इज़ द मंथ व्हेन, इन हिंदू कैलेंडर से, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, मंथ व्हेन दिस विंटर सोलिसिटाइज वाला मंथ खत्म हो रहा है. एंड दैट इज़ हाउ इन ऑस्पिशियस फेज जो माना जाता है
अशुभ माना जाता है, पौष का फेज वो ख़त्म हो रहा है और धीरे धीरे आप उम्मीद कर सकते हैं कि चिलिंग विंटर विल ऑल्सो कम टू एन एंड इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट यू ऑल नो। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग टाइप इज, ये चारों फीचर्स जो होंगे दे बिलोंग टू गिग इकोनॉमी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। And questions 2, which of the following statements are true about United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee? It was established in 2001 aftermath of 9/11 attack. Absolutely correct. Only P5 countries hold chairmanship. This is wrong. हाल-फिलहाल में India is holding chairmanship of this committee, so the correct answer is option A. And gateway to hell, it is a crater in Turkmenistan which continuously spews natural gas. Absolutely correct. लेकिन ये natural crater नहीं, it's a man-made crater, so the correct answer is option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.